Good morning, class. I feel you are at your homes and be safe and continuously doing your studies of all the subjects related to second semester. In the previous class, I have taught the last topic, that is risk and return. Today, I am going to start a new topic called time value of money, which is also called as time preference for money. In the previous topics, when I had taught you the objectives of financial management, in a short brief, I told you what is time value of money. What is the basic objective of any organization? You all say profit. Profit maximization, that is necessary, but for generating the profit, you need to maximize the wealth at a right time, and that right time is called as the time value of money. तो अगर पिछली क्लास की हम बात करें तो पिछली क्लास में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बिज़नेस हमेशा चाहता है, एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा ये टारगेट लेके चलना होता है कि बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट करे। प्रॉफिट के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, तो उन रिसोर्सेज के लिए हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन उस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा एक राइट टाइम पे होना चाहिए कि बिज़नेस जब वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है तो मार्केट में उस समय उस वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि बिज़नेस उस वेल्थ को यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो इतनी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, तो प्रीवियस जितनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए नए टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी. Time preference for money is an individual's preference for possession of a given amount of money now rather than the same amount of some future time. टाइम प्रेफरेंस क्या है मनी का कि एक इंडिविजुअल का यहाँ पे प्रेफरेंस आता है कि जो पैसा उसके पास अवेलेबल है उसका पोजेशन वो आज चाहता है या इन फ्यूचर चाहता है. पोजेशन का मतलब होल्डिंग उसकी. सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ अवेलेबल है. 1 लाख रुपीज़ अगर आज आप अपने पास कैश के फॉर्म में होल्ड करते हो तो उसका पोजीशन आज आपने ले लिया. वही पैसा आप चाहो तो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए. तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इन फ्यूचर मिलेगा. तो इन फ्यूचर जब आपको रिटर्न मिलेगा तो पोजीशन भी इन फ्यूचर होगा. वहाँ पे मनी की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, बट श्योरिटी नहीं है. क्वांटिटी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है. ये डिपेंड करेगा आपके इंस्ट्रूमेंट पे कि अगर आपने रिस्की इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है जो मार्केट बेस्ड है तो वहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज़ मिल सकती हैं. अगर आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है जो रिस्क फ्री रेट पे आपके एग्जिस्ट करते हैं जैसे एफडी है, तो वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करेगी. लेकिन जो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज़ होना चाहिए. वैल्यू का मतलब अगर आज हम 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये की समहाउ इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम आफ्टर 20 ईयर्स की अगर बात करेंगे तो 100 रुपये की वैल्यू वैरी कर जाएगी, मे बी 150 हो सकती है. तो आज का 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल के बाद कम से कम वो 150 रुपये के बराबर हो, तब आपके लिए मनी की सही टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होगी. तो ये हर एक इंडिविजुअल का अपना प्रेफरेंस है कि वो डिसाइड करे कि जो पैसा उसका है वो आज ही उसका पोजीशन चाहता है या इन फ्यूचर चाहता है. जिस फॉर्मेट पे वो उसका पोजीशन चाहेगा उस समय उसके लिए उस मनी का प्रेफरेंस होगा. आज पोजीशन ले लिया तो आज उसके लिए मनी की वैल्यू है, फ्यूचर में पोजीशन लेगा तो फ्यूचर में उस मनी की वैल्यू इन्वॉल्व होगी उसके पास. 3 reasons may be attributed to the individual time preference for money. 3 आपके डिफरेंट रीजंस दिए गए हैं. जब भी हम टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी डिटरमाइन करते हैं किसी इंडिविजुअल का तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं. पहला रिस्क.
एक इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो रिस्क लेना चाहता है कि नहीं, पहली चीज हमें देखना है। दूसरा, रिस्क आज की डेट पे पोजीशन लेने में ज़्यादा है या इन फ्यूचर। अगर आज आपके लिए उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपको उस पैसे को आज यूज़ नहीं करना और आपने वो पैसा अपने घर में ला करके रख दिया, तो यानी आपके लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया कि वो आपके लिए पहली चीज़ तो अनयूज्ड मनी है, आइडल कैश है। आइडल कैश आपके लिए वेस्टेज भी जनरेट कराएगा। घर में वो 1 लाख रुपए अनयूज रखा हुआ है जिसके अगेंस्ट में आप फ्यूचर में कुछ रिटर्न भी जनरेट कर सकते थे। तो ये आपके लिए दोनों फैक्टर्स आपके कहीं ना कहीं एनालाइज होते हैं। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, रिस्क आज और फ्यूचर दोनों के बिहाफ पे कब आपके लिए रिस्क कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एट लास्ट डिसाइड करते हो कि इसका पोजीशन पैसे का आपने कब लिया जाए। सेकंड वन, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। उस पैसे का कंजम्पशन आप कब करना चाहते हो। आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को खरीदना चाहते हो, सपोज करिए आपको एलईडी परचेज करनी है, पैसा आपके पास है, उस पैसे से अगर आज आप खरीदना चाहते हो तो आपके लिए प्रेफरेंस फॉर मनी कब है, आज है। और इन फ्यूचर में अगर खरीदना चाहते हो तो उसी पैसे का आपके लिए यूज इन फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर में आपके लिए प्रेफरेंस है तो आज की डेट पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी पैसे को, और अगर फ्यूचर में नहीं है, आज है, तो आज हम उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी इसी पे बेस्ड है कि अगर आपने उसी पैसे को कंजम्पशन में यूज़ नहीं किया तो आज आपके लिए प्रेफरेंस नहीं था, आपने उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी के लिए, कि फ्यूचर में जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो वही पैसा आपका इन्वेस्टेड है और वो आपको फ्यूचर में जब पैसा मिलेगा तो वहाँ पे आपके लिए उस मनी का प्रेफरेंस एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हर एक इन्वेस्टर जब कहीं पे भी पैसा लगाता है तो वो हमेशा चाहता है कि उसको एक रिटर्न मिले। तो क्या रिटर्न आप चाहते हो, एजम्पशन बेस्ड पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं और मार्केट एनालिसिस पे से। आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा राइट प्लेटफॉर्म पे सही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक रिस्क फ्री रेट और दूसरा रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट तब एग्जिस्ट करता है जब आपकी रिस्क टेकिंग की पॉसिबिलिटी जीरो है, कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बैंक में एफडी में रख दिया, आपने सेविंग अकाउंट में रख दिया, रिकरिंग करा लिया, तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नील हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट इज द रिस्क फ्री रेट। दूसरा है रिस्क प्रीमियम। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए बढ़ती हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में आपके लिए जो रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी रिस्क के अगेंस्ट में उसे कहा जाएगा रिस्क प्रीमियम। तो एज अ इन्वेस्टर हमेशा अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को इन्वॉल्व करके निकालना चाहिए। क्यों? इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हम रिटर्न चाहते भी हैं तो रिटर्न हम कम भी कहीं चाह सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हमें चाहिए होगा। तो हम एक बैलेंसिंग मेंटेन करें कि रिस्क फ्री के बिहाफ पे अगर कहीं कम रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क प्रीमियम के बिहाफ पे कहीं से ज़्यादा रिटर्न भी मिले, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करा सके और रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम में एक प्रॉपर बैलेंसिंग मेंटेन रख सके। चलिए स्लाइड देखते हैं। द टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी इज जनरली एक्सप्रेस बाय एन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब जो रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका इक्विटी के अगेंस्ट में, प्रेफरेंस के अगेंस्ट में डिविडेंड भी हो सकता है, डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक्स, इन सब के अगेंस्ट में आपके लिए इंटरेस्ट भी हो सकता है, बॉन्ड के अगेंस्ट में डिस्काउंटेड वैल्यू भी हो सकती है। तो इंटरेस्ट रेट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आपके रिटर्न की बात की जा रही है कि जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलने की पॉसिबिलिटी है आपके टाइम प्रेफरेंस पे। दिस रेट विल बी पॉजिटिव इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्क। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बैंक में एफडी करा दिया 1 साल की, 1 साल में आपको 6.1% करंट एफडी का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 6.1% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कंपाउंड नॉर्मली बैंक्स क्वार्टरली बेस पे चार्ज करते हैं, क्वार्टरली हमें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटीज़ नॉर्मली 1 ईयर के बाद ही कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ की अगर आपने एफडी कराई तो 6.1% कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे आपको कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट मिलता रहेगा और यहाँ पे आपके लिए रिस्क की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। रीज़न, आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से सेफ है और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का मिलेगा। इट मे बी देयरफॉर नोन कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट। ये आपके लिए क्या कहलाएगा? रिस्क फ्री रेट। नाउ
द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स कॉम्पनसेशन फॉर एज्यूमिंग रिस्क। इन्वेस्टर हमेशा कॉम्पनसेशन का मतलब रिटर्न चाहता है, किसके अगेंस्ट? रिस्क के अगेंस्ट में, कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो रिस्क के अगेंस्ट में भी आपको रिटर्न मिले, लेकिन यहाँ रिटर्न रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा होगा या कम? हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये रिटर्न आपका कहलाएगा रिस्क प्रीमियम। तो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न लेने के दो पॉसिबिलिटीज़ है, तो जब भी वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करता है तो उसे दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहला रिस्क फ्री रेट और दूसरा रिस्क प्रीमियम, कि मार्केट में हम रिस्क फ्री की पॉसिबिलिटीज़ को भी इन्वॉल्व करें और दूसरा हम रिस्क के ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ को लेते हुए रिस्क प्रीमियम को भी इंक्लूड करके अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड करें। द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो यहाँ आप देखोगे कि रिस्क फ्री रेट आपका यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी है कि रिस्क आपके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और दूसरा आपके लिए रिस्क प्रीमियम की अवेलेबिलिटी हो रही है जहाँ पे आप कुछ रिस्क को एज्यूम करके चल रहे हो जिसके अगेंस्ट में आपको कॉम्पनसेशन कंपनी देने को तैयार है जहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन, टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट। अब हम टाइम वैल्यू की बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात ही कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के टाइम वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी होती है, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। आज जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी? तो हमारे लिए जो टाइम वैल्यू है वो फ्यूचर में हो गई। फ्यूचर में जो मिलने वाला रिटर्न है उसके अगेंस्ट में आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो आप इन्वेस्ट करोगे उसके अगेंस्ट में आज की आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, तो एक टाइम गैप एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में, ये आपके लिए टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट कहलाता है। तो दोनों के अगेंस्ट में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों के अगेंस्ट में अलग अलग आपके लिए टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड किए गए। टू मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग कैश फ्लो फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो ये कंपाउंडिंग की बात करता है, और अगर डिस्काउंटिंग की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू में आएगा। कैसे? आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू आप निकालोगे तो उसमें वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन आपके लिए क्या हुआ? कंपाउंडिंग हो गया। जब आप बात करोगे प्रेजेंट वैल्यू की तो फ्यूचर का रिटर्न फिक्स है, उसके अगेंस्ट में आज की वैल्यू निकालनी है, तो आज की वैल्यू आपके लिए क्या है? डिस्काउंटिंग वैल्यू है। फ्यूचर में अगर 1 लाख मिलना है तो आज का इन्वेस्टमेंट 1 लाख तो नहीं होगा ना, 1 लाख से ज़्यादा होगा, 1 लाख से कम होगा, तो आज की आपकी जो वैल्यू है वो डिस्काउंटिंग वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी। तो कंपाउंडिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जब फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? कंपाउंडिंग वैल्यू निकालना होगा। और जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो उस केस में आपको डिस्काउंटिंग वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए जो टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट है ये आपके लिए फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग एडजस्टमेंट को इंक्लूड करेगा, और जब हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की तो वहाँ पे आपके इंक्लूड करेगा डिस्काउंटिंग एडजस्टमेंट को। चलिए आगे देखते हैं। नाउ फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर वैल्यू का मतलब आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में मिलने वाला रिटर्न। तो ये फ्यूचर में जो रिटर्न मिलेगा ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के होगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए किस फॉर्मेट पे आ रहा है? कंपाउंडिंग के फॉर्मेट पे। तो कंपाउंडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो हमें हेल्प करता है फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करने में, कि फ्यूचर में जो आपके पास कैश फ्लो होगा उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये आपका डिपेंडेंट किस पे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे दिया जा रहा है। तो आपने 1 लाख रुपीज़ की एफडी कराई, क्वार्टरली वहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है, तो पहले 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो 1 लाख पे होगा। उसके बाद जो अगले 3 महीने का होगा, जो 1 लाख रुपीज़ आपने एफडी किया प्लस जो 3 महीने का इंटरेस्ट था, दोनों को ऐड करके उस पर आपका 3 महीने का अगला इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 6 मंथ्स के बाद जब 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा तो वहाँ पे आपके 1 लाख की एफडी प्लस 6 मंथ्स का जो टोटल इंटरेस्ट है ये दोनों वैल्यू ऐड करके आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए। परसेंटेज फिक्स है, बट जो अमाउंट है आपके इंटरेस्ट के चार्जिंग का ये आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे आपके इन्वॉल्व होता जाता है जैसे जैसे आपके लिए टाइम पीरियड इंक्रीज करता जाता है।
तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फ्यूचर वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो ये डिपेंडेंट किस पे होगी, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इट इज एन इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज एनी इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट विथड्रॉन ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। इंटरेस्ट आज की डेट पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहें तो अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू भी रख सकते हैं और चाहें तो हम 3 मंथ्स के बाद उसको अपने सेविंग अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर एक इन्वेस्टर अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिलने वाले इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करता और वो पैसा आपकी एफडी के साथ बैंक में ही अवेलेबल है, तो उस केस में आपके जो इंटरेस्ट अर्न आपने किया है उस पर भी वो इंटरेस्ट पे करेगा। जैसे एग्जांपल जो अभी लिया है उसी पे बात करते हैं कि 1 लाख की एफडी है, 1 लाख पे आपके मान लीजिए 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट आया वो 1500 रुपीज़ आया। आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया तो 3 महीने के बाद भी आपकी जो एफडी की वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख है। तो अगले 3 महीने पे भी इंटरेस्ट 1 लाख पे ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं विड्रॉ किया तो पहले 3 महीने 1 लाख की एफडी पे इंटरेस्ट, दूसरे आपके 3 महीने पे 1,01,500 पे आपको इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे मिलने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट तब मिलेगा जब आप अपने टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आप अपना इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करोगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आपके हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है। इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी कंपाउंडिंग वैल्यू पे आउट नहीं की जाती। आज की डेट पे अगर हम बात करें तो बैंक्स के बिहाफ पे सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। कस्टमर्स के लिए मार्केट में भी आपके अगर देखा जाए तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी देते। जैसे डिबेंचर है, वहाँ पे इंटरेस्ट आपको थ्रू आउट द ईयर में एक ही बार मिलता है, तो वहाँ पे आपके लिए जो इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंडिंग वैल्यू पे ही हो सकता है। तब जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे अगले साल इंटरेस्ट दिया जाए, और मे बी कंपनी सिंपल इंटरेस्ट पे भी दे सकती है कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हर साल इंटरेस्ट पे आउट करती रहे। क्लियर है सबको? चलिए, अब फ्यूचर वैल्यू निकाला कैसे जाता है? फ्यूचर वैल्यू को निकालने के 2 तरीके हैं। जैसे अगर हम एज अ इन्वेस्टर बात करें तो एज अ इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्ट करने के भी नॉर्मली 2 कैटेगरीज में तरीके इन्वॉल्व होते हैं। पहला लमसम, कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए एक साथ है और हमने वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द लमसम। दूसरा होता है रिकरिंग कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट बल्क में नहीं है, हमने एक स्मॉल अमाउंट फिक्स फॉर्म में डिसाइड कर लिया कि हर महीने हम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जब लमसम का कॉन्सेप्ट आता है तो वो आपका कहलाता है सिंगल फ्लो, और जब आपका आ जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का तो उसे कहते हैं हम एन्युटी। तो जब भी हम टाइम वैल्यू में वैल्यूएशन निकालते हैं, चाहे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे चाहे हम आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों ही आपके 2 फॉर्मेट पे हो सकते हैं, एक सिंगल फ्लो और एक एन्युटी यानी मल्टीपल फ्लो। सिंगल फ्लो की जब बात करेंगे तो उसमें कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए इधर। The general form of equation for calculating the future value of a lump sum after n periods may therefore be written as follows। जर्नल फॉर्म इक्वेशन का क्या है? जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे किसी लमसम अमाउंट की n नंबर ऑफ ईयर, n नंबर ऑफ ईयर आपका 1 ईयर से लेकर के इनफाइनाइट ईयर्स तक हो सकता है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको टाइम पीरियड प्रोवाइड कर रही है। तो उस केस में आपका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? Fn that is future value of n number of years equal to P that is the principal amount what you have invested, bracket 1 plus I bracket close to the power n. I stands for the rate of interest and n is the time period. The term 1 plus I to the power n is the compound value factor। इसको हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। समटाइम्स एग्जाम में आपको स्पेसिफाई कर देता है कि आपको फॉर्मूला या टेबल किसी एक से निकालना होगा, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए निकालने के। पहला आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू जब हम किसी n नंबर ऑफ टाइम पीरियड की निकालते हैं तो उस केस में आपके पास जो P है दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया लमसम फॉर्म में, वो प्लस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है और जितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आप निकाल सकते हो अपना फ्यूचर वैल्यू। जब इसी चीज़ को टेबल से निकालना होगा तो वहाँ पे आपके लिए जो वैल्यू निकलेगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, दैट इज Fn इक्वल टू P इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर of n number of period against the given rate of interest।
The term 1 plus I to the power n is the compound value factor, that is CVF, of a lump sum of ₹1. जितनी भी वैल्यूज निकलेगी वो इक्वल टू 1 के ही यहाँ पे निकाली जाएगी. हमेशा याद रखिएगा कि ₹1 के रेट से ही वो वैल्यू निकलेगी. एंड इट इज ऑलवेज हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 क्यों होगी? क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो ₹1 है तो फ्यूचर में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मोर देन 1 की ही पॉसिबिलिटी पे होगा. तभी वहां पे आपके कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की हम एप्लीकेशन को इन्वॉल्व कर पाएंगे. तो आज का जो लमसम अमाउंट है अगर वो इक्वल टू ₹1 के बराबर है तो उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी फ्यूचर की वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी फॉर पॉजिटिव आई, अगर आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है. इक्विटी की अगर बात करेंगे तो इक्विटी में आपके लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता नहीं, तो वहां पे आप इस फॉर्मेट पे फ्यूचर वैल्यू निकाल नहीं सकते. इंडिकेटिंग दैट CFF इंक्रीजेज एट आई एंड एन इंक्रीज. तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपका बढ़ता जाएगा किस फॉर्मेट पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, ईयर बढ़ेगा. मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम पीरियड 2 ईयर्स है तो वहां पे आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर अलग होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम वैल्यू पीरियड आपका 5 ईयर्स हो गया तो वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा. तो जैसे जैसे CFF आपका इंक्रीज करेगा CVF, उसी तरीके से आपका जो आपकी CVF की वैल्यू है वो भी आपकी चेंज होती जाएगी. क्लियर सबको? चलिए अब एन्युटी की बात करते हैं. अभी आपने बात किया लमसम की, अब हम बात कर लें एन्युटी की. एन्युटी का मतलब जहां पे आपने रेगुलर इंस्टॉलमेंट इन्वॉल्व कर रखा है कि रेगुलर इंस्टॉलमेंट के बेस पे आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में. तो एन्युटी इज अ फिक्स पेमेंट और रिसीट ईच ईयर फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर. फिक्स पेमेंट, जो भी आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स होना चाहिए. यानी अगर आपने 5,000 की मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट स्कीम में म्यूचुअल फंड है या आपने कहीं पे SIP में म्यूचुअल फंड में लगा रखा है 5,000 या आपने बैंक में रिकरिंग खोल रखी है तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए. अगर अमाउंट डिफ्रेंशिएट करता है, मान लीजिए किसी महीने आपने 5,000, किसी महीने 10,000, किसी महीने 15,000, तो उस केस में आपको हर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का सिंगल फैक्टर पे निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका अमाउंट वेरी कर जा रहा है. एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ यू रेंट अ फ्लैट, अगर आपने कोई फ्लैट रेंट पे दिया एंड प्रॉमिस टू मेक अ सीरीज, आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है तो आपको पेमेंट जो सीरीज है वो फिक्स होगी. तो वहां पे आपके लिए जो अप्लाई हो गया वो एन्युटी हो गई कि अगर आपका फ्लैट का रेंट 10,000 रुपीज़ है तो आपको हर महीने 10,000 रुपये देना है. तो 10,000 रुपये जो आपका रेंट जाएगा ये आपने प्रॉमिस किया हुआ, तो एक सीरीज आपकी तैयार हो गई है 10,000 रुपये की हर महीने की. तो वहां पे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फ्यूचर वैल्यू निकालने का, दैट इज द एन्युटी कॉन्सेप्ट. Now the formula of calculating the future value of annuity, that is FN, equal to A is the amount which you have invested regularly, bracket 1 plus I to the power n minus 1 upon I, where A is the amount which you have invested regularly, I is the rate of interest, N is the time period and I is the rate of interest. FN stands for the future value of annuity. अगर हम बात कर लें इस ब्रैकेट की तो ब्रैकेट आपके लिए क्या है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी या दैट इज CVFA. पिछले कॉन्सेप्ट में लमसम था तो वो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर था. यहां पे आपके लिए एक एन्युटी चेन बन रही है एक फिक्स पेमेंट की या रिसिट की. तो उस फॉर्मेट पे ये आपके लिए क्या हो गया? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी ऑफ ₹1. तो यहां पे आपके लिए ये कैसे डिटरमाइन होगा? FN इक्वल टू A इंटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी NI. अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी ये हम टेबल से निकालेंगे. N और I, N इज द नंबर ऑफ ईयर, सो I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का. तो यहां तक आपने पूरा फ्यूचर वैल्यू पढ़ लिया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं लमसम की और एन्युटी की. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा. इसके आगे अब मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट को ही अभी कंटिन्यू करूंगा, वो है प्रेजेंट वैल्यू का. चलिए तो पहले प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं. उसके बाद जब अगला वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा तो उस वीडियो में मैं शॉर्ट क्लिप आपको हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा. नाउ प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो, दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, दोनों ही हो सकता है. प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ करंट कैश दैट इज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू टू द डिसीजन मेकर. फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला कैश फ्लो है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, उसके अगेंस्ट में आज की आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो आज की आपकी वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की 100 रुपए है तो फ्यूचर में वो 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू की होगी. क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, मनी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी। तो 100 रुपए की क्वांटिटी आज की डेट पे 100 रुपए की वैल्यू मान लीजिए दे रहा है, फ्यूचर में भी 100 रुपए का 100 ही रुपए रिटर्न मिलता है, तो क्या ये आपके लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं। तो उस फॉर्मेट में आपको ये देखना है कि आज की वैल्यू का 100 रुपए है, तो कुछ समय के बाद 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको फ्यूचर में 100 का 150 मिल रहा है, उतने टाइम पीरियड में 150 वैल्यू करंट कैश के इक्विवेलेंट है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट सही कहलाएगा। तो फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न पे आज के इन्वेस्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू से। यहाँ पे भी आपके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो ही कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो दो ही फॉर्म में है, एक एन्युटी और दूसरा लमसम। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है तो एन्युटी लगेगा, और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपके लिए सिंगल फ्लो हो जाएगा। इट इज द वैल्यू टुडे ऑफ अ सम ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां हमें निकालना क्या है? वो सम ऑफ मनी जो आज आपकी वैल्यू जनरेट करा रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू आज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बेस पे आपके लिए जो फ्यूचर में आपको वैल्यू मिलेगी, एटलीस्ट वो करंट कैश के इक्विवेलेंट वैल्यू को जनरेट कराता। क्वांटिटी इक्विवेलेंट नहीं होगी, लेकिन वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो अगर हम डिस्काउंटिंग की बात करें तो डिस्काउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि फ्यूचर कैश फ्लो के अगेंस्ट में आज के प्रेजेंट वैल्यू की सीरीज क्या होनी चाहिए। द इंटरेस्ट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट आपका जो एग्जिस्ट करेगा, जो यूज होगा डिस्काउंटिंग के लिए, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके लिए बेसिकली आपका इन्वॉल्व करेगा जिस रेट को, उसे कहा जाएगा डिस्काउंट रेट। क्लियर है आई थिंक सबको? चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो की बात कर लें तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, सिंगल कैश फ्लो। द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला कैन बी एम्प्लॉयड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम टू बी रिसीव्ड आफ्टर सम फ्यूचर पीरियड। तो यहाँ पे आपको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करना है जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम की वैल्यू को डिटरमाइन कर सके, जो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने वाला है उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी कि आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के रिटर्न पे, और पिछले केस में फ्यूचर वैल्यू में आज की प्रेजेंट वैल्यू जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलना चाहिए। ये दो अलग कॉन्सेप्ट है जो आपके डिटरमाइन कराते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकलेगी कैसे? P इक्वल टू एफ एन, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n, जिसे हम ये भी कह सकते हैं फ्यूचर एफ एन दैट इज 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। एफ एन आपके लिए यहाँ पे जो आपकी फ्यूचर वैल्यू, जो आपके लिए फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न की पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपका एग्जिस्ट कराएगा। द टर्म विद इन ब्रैकेट इज द डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जो ब्रैकेट में आपके लिए है ये आपके लिए डिस्काउंट फैक्टर है, यानी जिसे हम पीवीएफ कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये आपके लिए हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। वहां ग्रेटर देन 1 था, कोई कंपाउंडिंग था। अब आपको फ्यूचर में रिटर्न क्या मिलेगा? इक्वल टू 1। तो अब आपके लिए यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होना चाहिए, यानी जो आपकी आज की वैल्यू इन्वेस्ट होगी वो किसके बराबर होगी? लेस देन 1 के। तभी आपका यहाँ पे पॉसिबल होगा कि आपको पॉजिटिव आई मिल सकता है, यानी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, इंडिकेटिंग दैट द फ्यूचर अमाउंट हैज़ अ स्मॉलर प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट में आज की प्रेजेंट वैल्यू स्मॉलर होगी। नाउ प्रेजेंट वैल्यू टेबल से कैसे निकलेगी? एफ एन इंटू पी वी एफ एन आई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ n इंटू प्रेजेंट वैल्यू जो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से है n नंबर ऑफ ईयर्स आई। तो ये वैल्यू जो fn आपकी है ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी कि फ्यूचर में आपको ये रिटर्न मिलने वाला है, इसके अगेंस्ट में आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू उसके इक्विवेलेंट या उससे कम है तब तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं है। नाउ एन्युटी, यानी अगर हम बात कर लें रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट की, तो द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। यहाँ पे आपको एन्युटी के फॉर्म में निकालना है। एन्युटी का मतलब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हो, ये आपके रेगुलर इंटरवल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट के बेस पे एग्जिस्ट करेगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? ए ब्रैकेट 1 अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n। P stands for present value of annuity. A is the amount which you are going to receive in the future. I up 1 upon I is the rate of interest, and n is the time period.
द टर्म विद इन ब्रैकेट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी है ये जो ब्रैकेट में आपके है इक्वल टू 1 के, यानी ₹1 ऑफ ₹1 विच वी कॉल PVFA। 1 के अगेंस्ट में इसको भी निकालना है, तो 1 के अगेंस्ट में आपके जो निकलेगी वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, यानी 1 फ्यूचर में मिलना है, उसके अगेंस्ट में आज की डेट पे आपका जो रिटर्न है वो लेस देन 1 का, एंड इज अ सम ऑफ सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और वो आपके लिए कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, A इंटू PVAF, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, N इज द टाइम पीरियड एंड I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें आपने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं स्मॉल वीडियोस में आपको सॉल्व करने का तरीके के साथ सेंड करूंगा। पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो मैंने जिस फॉर्मेट पे समझाया है इसको, तो ये एट लास्ट पढ़ने के बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल होंगे, उसी के फॉर्मेट में आप सॉल्व करते रहिएगा। आई थिंक आज जितनी चीज़ें समझाई हैं वो आप सबको समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में इसके अगला टॉपिक, आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। पहले न्यूमेरिकल से बात कर लेंगे, उसके बाद तब आगे की बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। थैंक यू।